हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली के तत्व या सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे। सिंपल रूप से अगर समझा जाए तो तत्व का मतलब ऐसा गतिविधि या ऐसे महत्वपूर्ण तत्व जिसके बिना वैयक्तिक अनुदेशन का कोई अर्थ नहीं होता। यानी जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों के मिलने से ही यह शरीर का निर्माण होती है, जिसमें क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। उसी तरह से वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली के अंतर्गत 7 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। उन तत्वों के आधार पर ही उसकी जो है रचना होती है या वैयक्तिक अनुदेशन पूर्ण होता है या वैयक्तिक अनुदेशन बनता है। तो आइए इन तत्वों की अगर हम व्याख्या करें तो वह इस प्रकार से है। पहला तत्व है अधिगम की निपुणता। अधिगम की निपुणता का तात्पर्य है कि जो अधिगम करता है उसको इस प्रकार से निर्देशित किया जाता है, उसको इस प्रकार से सहायता प्रदान की जाती है और उसको इस प्रकार से उसके समस्याओं का समाधान प्रदान किया जाता है कि वह सीखने में कुशल हो जाता है। यानी अधिगम की कुशलता यानी अधिगम की निपुणता या अधिगम करने की क्षमता या व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। किसके? अधिगमकर्ता के। इसलिए वैयक्तिक अनुदेशन का महत्वपूर्ण ये तत्व है। यदि अधिगमकर्ता यानी विद्यार्थी के सीखने की क्षमता में वृद्धि नहीं होती है तो वैयक्तिक अनुदेशन का कोई अर्थ नहीं। यदि वृद्धि होती है तो वैयक्तिक अनुदेशन का अपना अर्थ है, उसका अपना महत्व है, उसका योगदान है, इसका स्वरूप है। दूसरा अगर हम देखें तो स्वगति के सिद्धांत। स्वगति का सिद्धांत का तात्पर्य है कि इसमें जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है, अधिगमकर्ता यानी विद्यार्थी के अनुसार सीखने की क्षमता में वृद्धि की जाती है। विषय के अनुसार सीखने की क्षमता में वृद्धि नहीं की जाती, बल्कि अधिगमकर्ता के योग्यता क्षमता में वृद्धि की जाती है। यानी विद्यार्थी जो है वह सीखने की गति या याद करने की गति या व्यवहार करने की गति में वृद्धि की जाती है। किसी चीज़ को वह धीरे धीरे जल्दी सीख लेता है या जल्दी व्यवहार परिवर्तित कर ले या जल्दी उसे कर्म को प्रदर्शित करने लगता है। तो जो वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली है, इसमें जो महत्वपूर्ण तत्व दूसरा तत्व है कि विद्यार्थियों के गति के अनुसार, विषय की गति के अनुसार नहीं बल्कि विद्यार्थियों के गति को, सीखने की गति को बढ़ाने का कार्य करता है। ये तो रहा विषय यानी व्यवहार में परिवर्तन, ये रहा उसके गति यानी सीखने की गति में परिवर्तन। ये 2 महत्वपूर्ण। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है शिक्षण अनुकर्ता का प्रयोग। शिक्षण अनुकर्ता का यहाँ तात्पर्य है कि जब अधिगमकर्ता यानी जो सीखने वाला विद्यार्थी जब वो निपुण हो जाता है या उसके सीखने की निपुण हो जाता है और उसके सीखने की गति बढ़ जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में वो जो शिक्षण अनुकर्ता है यानी उसकी जो अधिगम करता है उसको प्रत्येक यूनिट में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने होते हैं। 75% से क्या होते हैं? अधिक अंक प्राप्त करने होते हैं। तो जब वो प्रत्येक यूनिट में प्रत्येक टेस्ट में 75% से अधिक अंक प्राप्त कर लेता है, तब उसे जो है शिक्षण अनुकर्ता का दर्जा प्राप्त होता है। यानी वह स्वयं से प्रयोग करके अपने विशेष ज्ञान, विशेष व्यवहार, विशेष क्रिया या विशेष समझ को प्रदर्शित कर सकता है। यानी स्वयं से उसकी एबिलिटी इस प्रकार से डेवलप कर दी जाती है कि वह यदि कुछ अपने ज्ञान के माध्यम से और कुछ विशेष करना चाहे तो उसको छूट प्रदान की जाती है। यह भी तत्व है, यह भी नियम है वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली का। अगला है लिखित सामग्री जोड़ दे। इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण एक तत्व यह भी है कि करके सीखने पर बल देता है और इसमें जो कुछ भी होता है लिखित होता है, प्रमाणित होता है, तब जाकर के वैयक्तिक अनुदेशन अपने पूर्ण तत्व में होता है यानी अपने वास्तविक रूप में माना जाएगा। कब? जब वह व्यवहारों को या क्रियाओं को वह लिखित रूप से, प्रामाणिक रूप से, प्रयोगात्मक रूप में प्रस्तुत करता है तब। तो यहाँ पर मौखिक कुछ नहीं होता, जो भी है एग्जैक्टली प्रैक्टिकली है यानी प्रयोगात्मक रूप से उसे प्रदर्शित करते हुए बताना पड़ता है, एक प्रमाण देना पड़ता है। इसलिए लिखित सामग्री पर जोर अधिक दिया जाता है। यदि हम चौथे तत्व की बात करें तो शार्ट रूप में हम यह भी कह सकते हैं करके सीखने पर बल दिया जाता है।
अगला पांचवा है प्रेरणात्मक क्रियाओं का सिद्धांत। प्रेरणात्मक क्रियाओं का सिद्धांत का तात्पर्य है कि अनुदेशन व्यक्ति का अनुदेशन प्रणाली के अंतर्गत जो भी अधिगम करता है सही अनुक्रिया पर उसे प्रेरणा दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, या उस विषय वस्तु के अनुसार पूर्व से सुनियोजित प्रेरणात्मक गतिविधियां या निर्देश या गाइड इत्यादि के माध्यम से उसे प्रेरणा भी प्रदान की जाती है ताकि उस चीज़ को वह उपलब्धि प्राप्त करके जो है अपने सीखने की गति में वृद्धि कर सके। तो यह भी इसका महत्वपूर्ण तत्व। अगला छठवां तत्व है पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत यह है कि यह जो है व्यक्ति का अनुदेशन इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि उसके सही अनुक्रिया पर उसे पुनर्बलन दिया जाता है, उसका उसे प्रतिफल दिया जाता है, उसको उसकी पहचान या उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। यह भी आवश्यक है। प्रेरणा में जो होता है इसमें कार्य की क्षमता में वृद्धि होती है। पुनर्बलन में क्या होता है, ये सही क्रिया पर पुरस्कार होता है। प्रेरणा में क्या होती है, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करने संबंधी बातों का जिक्र किया जाता है। जबकि पुनर्बलन में क्या होता है, एक संबोधन होता है, एक पुरस्कार होता है। जैसे किसी बच्चे ने बहुत कठिन प्रश्न का उत्तर दिया तो शाबाश, ऐसे हम संबोधन देते हैं। तो ये संबोधन पुनर्बलन है। और जब मैंने ये संबोधन देने के बाद मैंने कहा कि अगर इन किताबों को आप पढ़ ले तो आपको यह विषय की जानकारी बहुत अच्छी हो जाएगी, तब वह प्रेरणा हो जाएगा। आगे चलते हैं अपव्यय एवं अवरोधों का समाधान। यह जो व्यक्ति के अनुदेशन में समस्याओं का समाधान या उसके जो अधिगम में रुकावटें या उसकी व्यक्तिगत कमियों में जो के कारण से जो अवरोध उत्पन्न होते हैं उसके समाधान संबंधी भी उसको निर्देश दिए जाते हैं, उसे सहायता प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सात महत्वपूर्ण तत्व हैं या 7 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिसके आधार पर व्यक्ति का अनुदेशन प्रणाली अपने पूर्ण रूप में सक्रिय रहती है, कार्यशील रहती है। पहला है अधिगम की निपुणता, यानी अधिगमकर्ता निपुण हो जाता है, कुशल हो जाता है सीखने में। दूसरा, उसके सीखने की गति बढ़ जाती है। तीसरा, शिक्षण अनुकर्ता का प्रयोग, वह प्रत्येक यूनिट में या प्रत्येक सीखी हुई गतिविधि में 75% से अधिक अंक भी प्राप्त करते हैं। साथ में वह जो है अपना व्यक्तिगत रूप से प्रयोग के लिए स्वतंत्र भी होता है, यह भी इसका साथ। चौथा है लिखित सामग्री यानी करके जोर देने पर बल दिया जाता है, यानी इसमें मौखिक नहीं बल्कि अधिगमकर्ता के लिए एक लिखित रूप में, प्रामाणिक रूप में, प्रयोगात्मक रूप में गतिविधियों का संपादन किया जाता है। चौथा ये तत्व। पांचवा तत्व है प्रेरणात्मक क्रियाओं का सिद्धांत। इसमें जो है अधिगमकर्ता के क्रियाकलापों में सही दिशा में, सही रूप में, सही समय में वृद्धि हो, सही समय में सही अनुक्रिया कर सके, इसके लिए उसे प्रेरणा प्रोत्साहन दिया जाता है। आगे जो है पुनर्बलन, इसको संबोधन दिया जाता है। सही अनुक्रिया पर अच्छा पुनर्बलन, विशेष अनुक्रिया पर विशेष पुनर्बलन दे करके प्रदान किया जाता है ताकि उसको तत्काल संतुष्टि मिले। ये छठा रहा तत्व। सातवां तत्व है अपव्यय, यानी जो अनावश्यक या गलत अनुक्रिया है या गलत सीखने का ढंग है या गलत व्यवहार है या गलत जानकारी है या गलत क्रिया है, इसको कम किया जाता है और उसके अधिगम में जो अवरोध हैं, जो समस्याएं हैं इत्यादि का समाधान किया जाता है। ये 7वां महत्वपूर्ण तत्व है। इन तत्वों के बिना व्यक्ति का अनुदेशन का अपना कोई अर्थ नहीं है। जिस तरह से हमारे शरीर में 5 तत्व मिलेंगे तभी शरीर बनेगा, उसी तरह से इन 7 महत्वपूर्ण तत्व या 7 महत्वपूर्ण गतिविधियां जब सक्रिय रूप से एक साथ भाग लेती हैं तो व्यक्ति अनुदेशन प्रणाली का निर्माण होता है, व्यक्ति का अनुदेशन प्रणाली सक्रिय रूप से कार्य करती है। तो इन अध्यापकों को इन सभी तत्वों पर ध्यान रखना चाहिए बालक के, ताकि वो बालक कि इन गतिविधियों पर ध्यान रख करके उसे व्यक्तिगत रूप से यानी वैयक्तिक रूप से, इंडिविजुअल रूप से उसे निर्देशित किया जा सके, उसे सिखाते हुए अच्छे ढंग से पढ़ाया जा सके और उसके व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सके। मुझे उम्मीद है कि व्यक्तिगत अनुदेशन के तत्व का आप अर्थ समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।